वर्ल्ड बैंक अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट, जिसके माध्यम से वो अफ्रीकन नेशन में खास तौर पे उन बच्चों पर और युवाओं पर कुछ निवेश की योजना के साथ आया है, जिसमें वो बच्चों के स्वास्थ्य, उनके शिक्षा, उनमें कौशल विकास के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट। बात यह कि ह्यूमन कैपिटल आखिर है क्या, क्या होता है मानव पूंजी, बस इसी बात पर ये आज का सेशन हमारा केंद्रित है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और इस ह्यूमन कैपिटल के वेरियस डायमेंशन क्या है। अपने आप में इस पे क्वेश्चन क्यों बार बार यूपीएससी पूछ रहा है प्री और मेंस में, वो सारी बातें हमको समझ में आएंगी इस सेशन के बाद। ऐसा कहा जाता है कि फाइनेंशियल कैपिटल में बी द लाइफ ब्लड ऑफ अ कंपनी बट ह्यूमन कैपिटल इज द ब्रेन, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात होती है। आप सभी का स्वागत है दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, और मानव पूंजी निर्माण, जिसमें हम लोग समझेंगे कि उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, कारक क्या क्या हैं यहाँ पर, हाँ, एंड चुनौतियाँ क्या क्या आ रही हैं, एंड ऑफ कोर्स कोविड ने किस तरह से ह्यूमन कैपिटल को अफेक्ट किया है और ह्यूमन कैपिटल में ग्रोथ क्या है। इस कॉन्सेप्ट को हम आज डिटेल में समझेंगे। इससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल एसेट। देखेंगे क्या मानव पूंजी एक अमूर्त संपत्ति है, कंपनी की बैलेंस शीट पर सूचीबद्ध हो सकती है क्या, ये भी चेक करेंगे। मानव पूंजी में मूल्य ह्रास हो सकता है क्या, इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत लचीलापन मानव पूंजी का एक उदाहरण है, इज दैट, ऐसा है क्या। मानव पूंजी मानव विकास में अधिक व्यापक है। सारी बातें आज वन बाय वन समझेंगे, इनमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और आजकल के नए पैटर्न के हिसाब से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। चलिए समझते हैं मानव पूंजी क्या है। पहले समझते हैं पूंजी क्या है ना। पूंजी ये, जैसे आपके पास कुछ पैसे आपने बैंक में निवेश किए या आपने किसी कंपनी में निवेश किए, ठीक है, तो आप अपने निवेश को पूंजी बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज आपको लगता है कि इससे हम पैसे कमा सकते हैं। आपने कुछ सोना खरीद लिया तो आपके माता पिता कहते हैं कि कुल हमारे पास इतनी जमा पूंजी है, ठीक है, जो वो सोना है उसको पूंजी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो पूंजी से कुछ वो आगे की अर्थ की अपेक्षा कर सकते हैं। आगे के अर्थ मतलब पैसा, इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, तो हम उसे पूंजी कहते हैं। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति पर कुछ पैसा निवेश किया जाए, ये कोई टेक्निकल प्रोग्राम के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट कर लेता है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, तो इस स्किल डेवलपमेंट से भी तो वो आगे पैसा कमा सकता है। इसलिए इस स्किल को हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन को नहीं कहा, हमने ह्यूमन कैपिटल इस स्किल को कहा, जिस स्किल की वजह से वो कुछ धन कमा सकता है। अब हमको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है कि मानव पूंजी मनुष्य के अंदर उस विकास को कहा जाता है जिसके माध्यम से वह आगे कुछ अर्थ यानी कि कुछ पैसा अर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये विकास अनुभव के माध्यम से हो सकता है, कौशल के माध्यम से हो सकता है, जो कि आर्थिक मूल्य को संदर्भित करता है। जब हम अनुभव या कौशल की बात करते हैं तो यहाँ पर उन सामाजिक अनुभवों की बात नहीं है, यहाँ पर उन आर्थिक अनुभवों की बात है जिससे वह कुछ इकोनॉमी जनरेट कर सकता है। मानव पूंजी एक अवधारणा है जिसका उपयोग सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी व्यक्तिगत विशेषताओं को नामित करने के लिए कहा जाता है। किस किस प्रक्रिया में? उत्पादन प्रक्रिया में। ये थोड़ी सी कन्वेंशनल डेफिनेशन है और आगे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। इसमें कर्मचारी का ज्ञान, उसका कौशल, उसकी जो जानकारी है वो, उसका स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सभी शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए इसे। क्यों? क्योंकि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो वो श्रम बाजार में अपने श्रम के माध्यम से कुछ पैसे कमा सकता है। शिक्षा है अगर किसी व्यक्ति के पास, तो शिक्षा उसे आमदनी इकट्ठा करने में मदद करती है। उसी तरह से ज्ञान, कौशल और जानकारियां, है ना। जानकारियों को उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कोई लीगल एक्सपर्ट है, मान लीजिए उसे कानून की जानकारी है, तो वो किसी को कानून के बारे में सलाह देके कोई फीस ले सकता है।
डॉक्टर है वो मेडिकल का जानकार है, तो वो अपनी जानकारियों के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर लोगों की बीमारियां ठीक करता है, उसे पैसे मिल जाते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानव पूंजी का उपयोग करते हुए उनकी अवधारणा और मॉडलिंग कार्य के परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? याद रखो, पॉल रोमर को, जिन्होंने आर्थिक विकास को समझने के लिए आधुनिक नवाचार संचालित दृष्टिकोण की स्थापना की। किसकी? आधुनिक नवाचार संचालित दृष्टिकोण की स्थापना। किस बात को समझने के लिए? आर्थिक विकास को समझने के लिए। उनका जो एरिया फील्ड था स्टडी का वो क्या था? मानव पूंजी का उपयोग करते हुए एक कारक के रूप में किस तरह से इकोनॉमी को मॉडल किया जा सकता है। ठीक है, ये उनका विषय था। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और समझते हैं कि अतीत में मानव कैपिटल के बारे में जो फाउंडर ऑफ इकोनॉमी थे उन लोगों ने किस तरह से इसको क्लासिफाई किया, किस तरह से डेवलप किया। तो अब जब भी हम जानते हैं कि हाँ अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने 4 प्रकार की निश्चित पूंजी को परिभाषित किया। ठीक है, 4 प्रकार की निश्चित पूंजी को परिभाषित किया, जिसका मतलब है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब फिक्स्ड कैपिटल या निश्चित पूंजी का मतलब हुआ परिवर्तित हुए बिना राजस्व या लाभ जो प्रदान करे, वही है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, साथ में इंग्लिश के टर्म्स ध्यान देते जाइए। इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जिसे केवल हिंदी में पढ़ना समझदारी नहीं है, इंग्लिश के शब्द जानना जरूरी है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल या निश्चित पूंजी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है कि जो परिवर्तित हुए बिना राजस्व या लाभ प्रदान करता है। जैसी कोई मशीन, अगर आपके पास एक ट्रैक्टर है, आपने किसी किसान के खेत में खेत की प्लाविंग की, यानी कि जुताई की, तो इस प्लाविंग के दौरान जब मान लीजिए कि 1 घंटे आपका ट्रैक्टर चला, तो इस ट्रैक्टर को 1 घंटे के काम के एवज में किसान आपको कुछ पैसे देगा। मान लेते हैं रुपए 500 देता है, तो आपको 500 रुपए प्राप्त हुए। क्या आपके ट्रैक्टर में कोई परिवर्तन हुआ? क्या करे? नहीं। यहाँ पे परिवर्तन की क्या बात हो रही है? यहाँ पे उन परिवर्तनों की बात हो रही है, जैसे कोई दुकानदार जो चाय बनाता है वो दूध को चाय में कन्वर्ट कर देता है, तो अब वो दोबारा दूध नहीं हो सकता, मतलब उसमें केमिकल चेंजेस हो गए, वो परिवर्तित हो गया। तो ऐसे कंडीशन पर हम दूध को निश्चित पूंजी नहीं कहेंगे, क्योंकि राजस्व या लाभ को प्राप्त करने के दौरान वो परिवर्तित हो जाता है। और इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पे गेहूं को कोई रोटी में कन्वर्ट करके आपको खिला के आपसे पैसे ले लेता है, तो हम समझ लेते हैं कि गेहूं जो है वो अपने आप में एक फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। तो फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो परिवर्तित हुए बिना आपको राजस्व प्रदान करे। यहाँ पे परिवर्तित हुए बिना का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम शॉर्ट टर्म परिवर्तनों की बात करते हैं कि हाँ 2-4 दिन, महीने, 10 महीने, 2-4 दिन, महीने में उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा कि हम उसे आगे इस्तेमाल ना कर सकें। नॉर्मली मशीनों को इस क्रम में रखा जाता है, और जो व्यापार के और उपकरण हैं वो राजस्व प्राप्त करने के साधन के रूप में घर, जैसे आपने घर को किराए में दिया, आपको किराया मिला। ठीक है, इसके बावजूद भी तो आपका घर बना हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि घर आपका जो है उस तरह से बदल जाता है जैसे आलू समोसे में बदल के खत्म हो जाता है ना। आपको किराया मिला, तो इस तरह से भवन एक फिक्स्ड कैपिटल है जिससे आप किराया प्राप्त करते हो, क्योंकि उससे आप साल दर साल किराया प्राप्त कर सकते हो, उसमें मामूली सुधार करके। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म जैसे मान लीजिए कि बंजर भूमि है, बंजर भूमि को आप उर्वर भूमि में कन्वर्ट करने के लिए कोई वैज्ञानिक विधि लगाते हो, तो जब भूमि उर्वर हो जाती है, भूमि उर्वर हो जाती है, तो इसमें आप कृषि करने लगते हो। तो ऐसा नहीं कि ये भूमि 1 साल बाद फिर से बंजर हो जाएगी, ये भूमि काफी लंबे समय तक, जनरली 10-20 साल या 50 साल 100 साल तक उर्वर बनी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम पाते हैं कि भूमि में जो सुधार होता है, ये सुधार भी फिक्स्ड कैपिटल की कैटेगरी में आता है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से समाज के सभी निवासियों या सदस्यों की अधिग्रहित उपयोगी क्षमताएं भी फिक्स्ड कैपिटल हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा के डॉक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो व्यक्ति लंबे समय तक अपने अनुभव और कौशल को भुला नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में ये फिक्स्ड कैपिटल है।
क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, इसलिए ये निश्चित पूंजी है। ठीक है, जैसे कि किसी टेक्नीशियन को ये सिखा दिया जाए कि कैसे एक कार में मरम्मत की जाती है, तो वो उस कार की मरम्मत लंबे समय तक कर सकता है, आसानी से वो ज्ञान, वो कौशल उसके दिमाग से हटाया नहीं जा सकता। तो ये क्षमताएं अपने आप में फिक्स्ड कैपिटल हैं। अब आप बोलोगे शिक्षा तो ठीक है, स्वास्थ्य को क्यों फिक्स्ड कैपिटल मानते हो? क्योंकि देखो स्वास्थ्य का कहने का मतलब यही है कि हाँ, वो इंसान स्वस्थ रहता है मतलब एक दिन नहीं रहता, हमेशा स्वस्थ रहता है। कभी कभार छोटी छोटी बीमारियों की बात अलग है, उसके लिए हॉलीडेज देते हैं कंपनियां, है ना। स्मिथ ने मानव पूंजी को, अब हमने देखो फिक्स्ड कैपिटल समझ लिया, 4 तरह की फिक्स्ड कैपिटल है। तो इसमें जो चौथा है ना, इसमें अलग तरह का हाईलाइटर लगा है, वो उसका कारण है, क्योंकि यही इंडिकेट करता है मानव पूंजी को, यही इंडिकेट करता है। चौथा वाला जो पिलर है एडम स्मिथ की फिक्स्ड कैपिटल में, उसे ही हम मानव पूंजी समझते हैं। स्मिथ ने मानव पूंजी को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया कि समाज के सभी निवासियों या सदस्यों की अर्जित उपयोगी क्षमताएं, प्रतिभाओं का विकास, अपनी शिक्षा, अध्ययन या शिक्षुता के दौरान अधिग्रहणकर्ता मतलब अधिग्रहणकर्ता वो व्यक्ति जो ज्ञान ले रहा है, के रख रखाव द्वारा हमेशा एक वास्तविक खर्च होता है, जो कि एक पूंजी है जो उसके व्यक्ति में महसूस की जा सकती है। मतलब जो कि जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कौशल है, वो एक पूंजी है और इसको प्राप्त करने के लिए कुछ खर्च होता है। ठीक है, तो ये जो खर्च है ना, ये पूंजी के तौर पर आप उस व्यक्ति के अंदर महसूस कर सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ छात्र डॉक्टर बन जाता है। अब आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप MBBS करना चाहते हो तो करीब 1 करोड़ रुपए खर्च आता है। लेकिन अब किसी के पास मान लीजिए हैं 1 करोड़ खर्च करने के लिए, तो उसके माता पिता जब इस बच्चे पर 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और वो बच्चा एक साधारण इंटर पास बच्चे से डॉक्टर बन जाता है, तो वो अपना 1 करोड़ रुपए विजुअलाइज करते हैं अपने बच्चे के अंदर, हाँ इस 1 करोड़ रुपए ने इस बच्चे को डॉक्टर में बदल दिया है। अब ये अतिरिक्त कौशल के साथ है, तो वो अपना 1 करोड़ रुपए यहाँ पे वो उसे खर्च नहीं समझते, वो उसे पूंजी समझते हैं, उसे निवेश समझते हैं। वे प्रतिभाएं जो कर्ता गुणों का एक हिस्सा बनाती हैं, एक कामगार की बेहतर निपुणता को एक उत्पादन या व्यापार के साधन के रूप में उपयोगी माना जाता है, जो श्रम को सुविधाजनक बनाता है और उसकी आवश्यकता को कम करता है। प्रीलिम में ऐसे पॉइंट बहुत फंसाता है, ध्यान दीजिएगा, और लाभ प्राप्त करता है। तो हम इसे ऐसे किसी भी कौशल, ऐसे किसी भी अनुभव को, ऐसे किसी भी ज्ञान को या जानकारी को मानव पूंजी कहते हैं। यहां पे ये क्यों लिखा है कि एक कामगार की बेहतर निपुणता को एक उत्पादन या व्यापार के साधन के रूप में उपयोगी माना जाता है, जो श्रम को सुविधाजनक बनाता है। यहां तक तो समझ में आता है कि कोई एक्सपर्ट होगा तो अपने विषय को ज्यादा आसानी से कंडक्ट कर सकता है, ज्यादा आसानी से लागू कर सकता है, उसकी आवश्यकता को कम करता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, जरा बताओ कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो किसी काम को करने में 1 घंटा लगाता है, 1 आवर। वहीं पर एक ट्रेंड पर्सन है जिसको ट्रेनिंग मिली है, वो उस काम को 10 मिनट में करता है। तो श्रम की आवश्यकता को कम तो किया ना, कम श्रम में, लेस लेबर में वही काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे श्रम की आवश्यकता को कम करता है, इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब जब हमने समझा कि हम मानव पूंजी की बात कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट जो अफ्रीका में वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाया जा रहा है, उसके बारे में है ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। विश्व बैंक क्या कहता है कि मानव पूंजी वह ज्ञान है, वह कौशल और स्वास्थ्य में शामिल है जिसे लोग जीवन भर निवेश करते हैं, जमा करते हैं, जिसमें उन्हें समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में अपनी क्षमता का एहसास होता है। पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, नौकरियां, कौशल, देखो बातें वही हैं, उन्हीं को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से कहा गया है और कुछ एक शब्दों को और जोड़कर इसको और व्यापक बनाने की कोशिश की गई है। के माध्यम से लोगों में निवेश करने से पूंजी विकसित करने में मदद मिलती है और यह अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और अधिक समावेशी समाज बनाने की एक की है। ठीक है,
मानव पूंजी परियोजना क्या है, ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों, 2022 इसका टाइमलाइन था, तो ऐसी कंडीशन पे इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसका टाइमलाइन कब था, 2022। यहाँ टाइमलाइन कहने का मतलब हमेशा ये होता है कि इसको 2022 तक अचीव करना। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट क्या है, मानव पूंजी परियोजना क्या है। ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट अधिक इक्विटी और आर्थिक विकास के लिए लोगों में अधिक बेहतर निवेश में तेजी लाने का एक वैश्विक प्रयास है। अक्टूबर 2022 तक सभी आय स्तर पर 86 देश अपने मानव पूंजी परिणामों को बदलने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण पर विश्व बैंक के साथ काम कर रहे हैं। विश्व बैंक अन्य प्राथमिकताओं के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, नवाचार में तेजी लाने पर विशेष ध्यान देते हुए सब सहारन अफ्रीकन, अभी सब सहारन अफ्रीकन क्या है कि अगर आप मेडिटेरेनियन रीजन से प्रवेश करो तो जो कोस्ट के कंट्री हैं उसके बाद वाले कंट्रीज को सब सहारन कंट्रीज कहा जाता है। उनमें मानव पूंजी निवेश बढ़ा रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी लाभ, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जरा कुछ स्मरणीय तथ्य ध्यान देते हैं, ये अपने आप में एनालिटिकल पॉइंट हैं। ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल हैं, इनको आप ध्यान से देखो, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है और ये आपको फंसा सकता है। मानव पूंजी एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त का मतलब इनटेंजिबल। जैसे कहा जाए कि हम एक डॉक्टर की बात करते हैं तो उसका जो मेडिकल वाला गुण है, जो उसका डॉक्टर वाला गुण है, वो अमूर्त है। आप किसी मनुष्य को टच कर सकते हो, उसके डॉक्टर होने को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, उसको नहीं टच कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में उसका वो जो गुण है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कभी आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अपने आप में इनटेंजिबल होते हैं, अमूर्त होते हैं। इसे किसी बैलेंस शीट पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहा जाता है कि मानव पूंजी में कर्मचारी के अनुभव और कौशल जैसे गुण शामिल हैं, क्योंकि सभी श्रम को समान नहीं माना जाता। ये ध्यान देना, क्योंकि सभी श्रम को समान नहीं माना जाता, इसीलिए 4 घंटे काम करने पे एक डॉक्टर हो सकता है 10,000 रुपए कमाता हो, एक लॉयर हो सकता है 4,000 कमाता हो 4 घंटे काम करने पर, है ना। एक इंजीनियर हो सकता है 2,000 कमाता हो, एक लेबर हो सकता है 200 कमाता हो, है ना। एक टीचर हो सकता है 1,000 रुपए कमाते हो, है ना। तो इस तरह से सभी श्रमों को समान नहीं माना जाता, इसीलिए उनका प्रतिफल हमेशा अलग होता है। लोग अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग इनकम प्राप्त करते हैं। नियोक्ता अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण, शिक्षा और लाभों में निवेश करके मानव पूंजी पर सुधार कर सकते हैं। यस, जो भी नियोक्ता हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग इत्यादि के माध्यम से, उनमें डेवलपमेंटल प्रोग्राम के माध्यम से डेवलपमेंट ला सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। ज़्यादा एफिशिएंट होंगे तो कम श्रम पर ज़्यादा लाभ देंगे कंपनी को। मानव पूंजी का आर्थिक विकास, उत्पादकता और लाभप्रदता से संबंध माना जाता है कि अगर कोई एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज करेगा, प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा रहेगी और कंपनी को लाभ ज़्यादा मिलेंगे। किसी भी अन्य संपत्ति की तरह मानव पूंजी में बेरोजगारी की लंबी अवधि और प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ बने रहने में असमर्थता से मूल्य ह्रास होता है। ध्यान देना कि अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, कल को लोग कारों से, बाइक से चलना बंद कर दें और हाइपर स्पीड वाली ट्रेन्स, हाइपर लूप, इन सब से चलना शुरू कर दें, तो जो हमारे इंजीनियर हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ, आज के जो कार के इंजीनियर हैं, 2 पहिए के इंजीनियर हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ खुद को इम्प्रूव नहीं करते तो तब उनमें उनका जो कौशल है उस कौशल का मूल्य ह्रास हो सकता है। इस तरह से हाँ, और अगर जैसे मान लीजिए कोई बंदा है वो बीटेक करके आया, अब बीटेक करने के बाद उसको जॉब नहीं मिला लंबे समय तक, तो वो जो कौशल उसने अपने कॉलेज में सीखा है, ट्रेनिंग के दौरान सीखा है, वो धीरे धीरे विस्मृत होने लगता है और उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, सीखता नहीं। ऐसी कंडीशन पर भी इसलिए बोला जाता है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण किसी व्यक्ति में कौशल का मूल्य ह्रास हो सकता है। ठीक है, कौशल का मूल्य ह्रास हो सकता है, डिप्रिसिएट हो सकता है उसका स्किल, यानी कि स्किल में डिप्रिसिएशन हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ध्यान देना। मानव पूंजी के उदाहरणों में एक बार एग्जाम्पल देख लो।
बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें मिलेगा आपको। संचार कौशल, हाँ कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा, तकनीकी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, अगर कोई बच्चा कोई बच्ची कोई क्रिएटिव एक्सपीरियंस रखता है या सीखता है, जैसे कि मान लीजिए कोई डांस कर सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, तो या कोई अच्छा लेखन कर सकता है, तो ये सभी मानव पूंजी के उदाहरण है, क्योंकि इसके माध्यम से पैसा कमाया जा सकता है। अनुभव, समस्या समाधान करने का कौशल, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत लचीलापन। आचार्य विनोबा ने कहा था कि शिक्षा समझो वही सफल जो कर दे आचार विमल। इसीलिए शिक्षा से ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है बिहेवियर में। अदरवाइज कम शिक्षित लोग ये देखे जाते हैं कि ज्यादा रिजिड होते हैं। अब आप कमेंट में करके बोलोगे कि मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को बहुत रिजिड नेचर का देखा है, बहुत सख्त नेचर का देखा है, तो दोस्तों उन पे जो पढ़ा लिखा वर्ड आप लगा रहे हो ना, उसको हटा लो। आप ये बोलो कि मैंने व्यक्ति को बहुत रिजिड देखा है, वो पढ़ा लिखा दिखता है, पढ़ा लिखा है नहीं, ठीक है। असली पढ़ा लिखा वो है जिसने व्यक्तिगत स्तर पर लचीलापन सीख लिया, फ्लेक्सिबिलिटी सीख लिया। चलिए, मानव पूंजी व आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है, पहले तो कुछ देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आप लोग नाम जानते होंगे। इनमें गोल नंबर 1 पॉवर्टी खत्म करना है, 2 जीरो हंगर यानी कि भूख को खत्म करना है, गोल नंबर 3 अच्छे हेल्थ से जुड़ा हुआ है, वेलबींग से जुड़ा हुआ है, गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। भारत 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, तो उसको इन चीजों पर काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि हमने आपको एसडीजी गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 जीरो हंगर, गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन की जो बात करी वो इसलिए बात करी बिकॉज ये चार के चारों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड हैं। इसके अलावा भी आपको 1-2 गोल मिल सकते हैं जो ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड हैं, बट दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। गोल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और ये इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रीलिम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आई होप सो। मानव पूंजी और आर्थिक विकास में आपस में कुछ संबंध है, सीधी बात है। अगर कोई पर्सन टैलेंटेड है, किसी वर्क में एफिशिएंट है, तो वो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकता है। तो वैसी कंडीशन पर इकोनॉमी से इसका सीधा रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम यहाँ पे समझेंगे। आर्थिक समृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि करना है, रियल आउटपुट बढ़ाना है। रियल आउटपुट are not measured in terms of money but in terms of number of unit। मतलब क्या, मतलब ये कि रियल आउटपुट इस मात्रा में नहीं नापा जाता कि कितने रुपए का उत्पादन हुआ, नो, बल्कि कितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, कितनी मात्रा का प्रोडक्शन हुआ। रियल आउटपुट इस बात का मापन है, इसीलिए यहाँ पर रियल आउटपुट वर्ड यूज किया गया है। अगर इसको नॉमिनल आउटपुट कर दिया जाए तो ये बात अपने आप में गलत हो सकती है। निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में ज्यादा वास्तविक उत्पादन में अधिक अपना योगदान दे सकता है। इसी प्रकार एक स्वस्थ कार्यकर्ता का योगदान बीमार कार्यकर्ता से अधिक होगा। यस, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित अन्य कई कारक जैसे कार्यस्थल पर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, प्रवसन एवं श्रम बाजार की सूचना एक व्यक्ति में उत्पादकता बढ़ा देता है। अतः मानव पूंजी निर्माण की अधिक दर अधिक आर्थिक समृद्धि में योगदान देती है, यह बात साबित होती है, ठीक है। और आगे देखते हैं मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। तो सीधी बात है, स्रोत है शिक्षा और स्वास्थ्य। शैक्षिक उपलब्धियों के सूचक जैसे कि सकल, मतलब ये कि सूचक कौन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ क्या शैक्षिक उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो उसका सूचक है सकल नामांकन एनरोलमेंट यानी सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका, देखो जैसे हमने बात करी कि स्रोत क्या है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य मेन स्रोत हैं, और भी स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह को भी आप लिख सकते हो, कौशल विकास इत्यादि। इंडिकेटर क्या है, कैसे पता चले कि हाँ शैक्षिक उपलब्धियां हैं, तो उसके लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि किसी देश में कितने प्रतिशत बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है। भारत के केस में ये 97% के आसपास,
ठीक है। लिटरेसी साक्षरता दर क्या है भारत के केस में, ये 73% के आसपास है। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा निवेश में वृद्धि से कर्मियों की कुशलता और उत्पादकता बढ़ाती है, समाज में सकारात्मक प्रभाव लाने में सहायक होती है। कैसे? शिक्षा लोगों के दृष्टिकोण, धर्म, जाति, लिंग और अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और इस तरह से आर्थिक सामाजिक समस्याएं कम हो जाती हैं। जैसे कि धार्मिक कट्टरता कम होती है, रिलीजन के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी आती है पढ़ाई लिखाई से, कास्ट के मामले में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जेंडर न्यूट्रलिटी डेवलप होती है ना, न्यूट्रलिटी डेवलप होती है। तो ये सारी शिक्षा के अपने आप में सकारात्मक प्रभाव हैं। अब आप बोलोगे कि मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को धार्मिक रूप से कट्टर, जातिगत रूप से रूड, रिजिड या लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाला देखा है, तो मैं फिर से बोलूंगा कि उसमें पढ़ा लिखा शब्द आप हटा दो। भले उसने बहुत समय और पैसा खर्च किया लेकिन वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। हाँ, प्रौद्योगिकी अभिनव अगर किसी बच्चे में है तो उससे भी शिक्षा नवीनतम तकनीकों का नवाचार लाने में मदद करता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। शिक्षा जीवन को और अधिक गुणात्मक बनाती है, क्वालिटेटिव बनाती है, क्वालिटेटिव बनाते हैं। शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं क्या है, उसका क्या कारण है, तो इन कारणों को देख लीजिए। ये भी प्री और मीन्स दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आय की असमानता, जैसे कहीं पे लोगों की आय ज्यादा है तो वो अपने पैसे को निवेश करते हैं शिक्षा में, कौशल इत्यादि में, तो जिसकी वजह से वहां पर अपने आप उस क्षेत्र में ज्यादा कौशल वाले बच्चे होते हैं, ज्यादा शिक्षित साक्षरता होती है, जिसके फलस्वरूप वहां पे ह्यूमन कैपिटल ज्यादा एडवांस नेचर का होता है। जहां पे गरीबी ज्यादा होती है, उदाहरण के तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, और काफी हिस्से तक ये राजस्थान की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में भी, तो ऐसी जगहों में ये गरीबी, कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जहां पर गरीबी तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, तो वहां पे शिक्षा का जो प्रसार है वो उस प्रकार से नहीं हो पाया, कौशल डेवलपमेंट भी वहां पे कम है। तो आय की असमानता अपने आप में ये शैक्षिक उपलब्धियों में विषमताएं लाती हैं। शिक्षा पर राज्य का व्यय, जैसे कहीं पे अगर किसी स्टेट में राज्य ज्यादा खर्च कर रहा है तो वहां के बच्चे ज्यादा एजुकेटेड होंगे, जैसे केरल, और कहीं पे कम खर्च किया जा रहा है जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे शिक्षा का प्रसार जो है थोड़ा सा धीमी गति से हो रहा है और क्षेत्रीय असमानताओं का शिकार है उत्तर प्रदेश। विद्यालयों का समान वितरण ना होना, कहीं कहीं पे जैसे मेडिकल कॉलेज कम है, टेक्निकल कॉलेज कम है, तो वहां पर बच्चे जो है कौशल में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। जागरूकता की कमी, अवेयरनेस ना होने पे कई बार गवर्नमेंट की योजनाएं और विद्यालय एजुकेशन में जो छात्रवृत्ति और हॉस्टल की फैसिलिटीज होते हैं, गरीब बच्चे ये डरते रहते हैं कि वो खर्च कहाँ से लाएंगे, और वो इन चीजों के प्रति जागरूक नहीं रहते कि हाँ सरकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें फीस भी नहीं देना पड़ेगा, रहने की जगह भी मिल जाएगी इत्यादि। विद्यालय शिक्षा में राज्य तथा स्थानीयता को इस बात में ध्यान दो, विशेष महत्व दिया गया है, इससे भी दिक्कत है। देखो, लोकल लैंग्वेज, लोकल कस्टम पे ज्यादा ध्यान देने से बच्चों में टेक्निकल डेवलपमेंट की कमी अक्सर देखी गई है, टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं है। अगर यहीं पे बच्चे को अच्छी एजुकेशन में टेक्निकल चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, खास तौर पे जो हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, तो वहाँ पे भाषा में अगर हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को हेल्प मिलती है जल्दी से अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, जल्दी से अपने आप को रोजगार बाजार में लाने में। क्षेत्र विशेष में वैज्ञानिकता की कमी, कई जगह यहाँ रूढ़िवादी चीजों में शिक्षा फंसी हुई है, तो वहां पे भी बच्चों का विकास उस तरह से नहीं हो पा रहा। जैसे इसका एक क्रिटिसिज्म है, इसका एक एग्जाम्पल है मदरसा एजुकेशन, मदरसा शिक्षा, या कई ऐसे संस्कृत कॉलेज हैं जहां पर बच्चों को रूढ़िवादिता और कल्चरल चीजें सिखाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप उन बच्चों में वैज्ञानिकता की कमी देखी जाती है, तो वो भी स्किल बाजार में पिछड़ जाते हैं। मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास अधिक व्यापक है। जरा ये डिफरेंस समझ लीजिए कि क्या ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, अधिक व्यापक कौन सा है, मानव पूंजी या मानव विकास, ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन डेवलपमेंट।
इनमें से क्या अधिक व्यापक है, ये दोनों बात समझते हैं। मानव पूंजी केवल अच्छा, इसको पहले कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं। मानव पूंजी, मानव के अंदर उन कौशल, शिक्षा या स्वास्थ्य को उस नजरिए से देखा जाता है जिसमें उसकी इकोनॉमिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है, ठीक है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास अपने आप में बहुआयामी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और इकोनॉमी का पॉइंट है, इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, वो सारी विचारधाराओं के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। तो इस तरह से मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा व्यापक है। मानव पूंजी केवल मनुष्य के जीवन में आर्थिक आयाम से संबंधित है, जबकि मानव विकास बहुआयामी है, जो कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी विचार करता है। मानव पूंजी उस प्रकार की शिक्षाओं को महत्व देता है जो उत्पादकता को बढ़ाए। मानव विकास शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन का अभिन्न हिस्सा मानती है। यह मानता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा उपयोगी साधन भले ही श्रम की उत्पादकता बढ़ाने में कोई योगदान न करें, लेकिन फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट में उनका रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरे स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन को भी महत्व देते हैं, जिनसे भले ही श्रम बाजार में उत्पादकता में मदद ना मिले, जैसे मदरसा एजुकेशन, संस्कृत स्कूल्स जहां पे रिचुअल्स वगैरह बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उनको भी ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से ये देखता है, उपयोगी मानता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की अब और ज्यादा हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है नैरो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अभी कारण हमने समझ लिया। नैरो ये है कि ये केवल आर्थिक दृष्टिकोण की बात करता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुआयामी दृष्टिकोण पर बात करता है। ह्यूमन कैपिटल स्टेट्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल मानता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मेन उद्देश्य ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना है। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज मीन्स टू एंड। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल मानव को किस दृष्टि से देखता है कि किसी मीन्स टू एंड का मतलब है कि किसी उत्पादन का साधन, ठीक है, कि मानव जो है किसी उत्पादन का साधन है, किसी उत्पादन का साधन है मानव, मतलब मीन्स टू एंड। एंड यहाँ पे उत्पादन है और मीन्स यहाँ पे साधन है। being increase in productive, it consider that investment in education and health is unproductive if it does not increase effort. हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल कंसीडर करता है कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया गया लेकिन लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, तो वैसी कंडीशन में ह्यूमन कैपिटल ऐड नहीं हुआ, अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान नहीं दे सका। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप में ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये केवल इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बात नहीं करता बट ऑल्सो ये मानता है कि भले ही व्यक्ति का इकोनॉमिक आउटपुट या प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा, लेकिन अगर उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, वो अच्छा सामाजिक जीवन कंडक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर मानव विकास तो हो रहा है। और ये मानता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव का विकास अपने आप में एक उत्पादन है, अपने आप में एक उत्पादन है, ये किसी उत्पादन का साधन नहीं है, ठीक है। वो साधन हो सकता है लेकिन वो ये साधन होने पे असर नहीं करता। इट कंसीडर्स दैट ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड, तो ये वेलफेयर को इंक्रीज करने की बात करता है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप में ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए हम समझ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, तो हम वापस आते हैं अपने पुराने टॉपिक पर। ह्यूमन कैपिटल का निर्माण कैसे किया जाए और उसके कारक क्या हैं। तो फिर वही बात है, शिक्षा पर व्यय करो, बच्चे शिक्षित होंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर व्यय करो, अच्छे बेहतर स्वास्थ्य संरचना श्रम की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, उनकी दक्षता नियमितता बढ़ जाती है, अनुपस्थिति घट जाती है, जिसके कारण ज्यादा प्रोडक्शन हो पाता है, जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार आता है। यह अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है और जनसंख्या के अनुपात को कम करता है, यानी कि निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करता है। अब ये निर्भर जनसंख्या क्या होती है? डिपेंडेंसी रेशियो।
मतलब वो आबादी जो उत्पादन में योगदान नहीं कर रही किसी प्रकार से, चाहे उत्पादन सर्विस या गुड्स किसी भी चीज का हो, यानी कि उसका जो जीवन है वो किसी और के उत्पादन पर निर्भर करता है, ऐसे व्यक्ति को हम निर्भर जनसंख्या का हिस्सा मानते हैं, या हम उसे डिपेंडेंट मानते हैं, डिपेंडेंट। जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता पर डिपेंडेंट है, वो बुजुर्ग जो काम नहीं कर सकते हैं, अब इतने कमजोर हो गए हैं, वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी देश में ऐसे बच्चों और ऐसे बुजुर्गों की आबादी ज्यादा है तो उस कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, प्रशिक्षण पर मतलब अगर आप ट्रेनिंग पे खर्च करते हो तो ट्रेनिंग के बाद जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं तो उन ट्रेनिंग के कारण वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होता है, बिकॉज उनके अंदर कौशल आ जाता है। सूचना पर व्यय, इंफॉर्मेशन पर, है ना। प्रवसन में परिवहन की लागत, प्रवसित स्थान, उच्च निर्वाह की लागत और अनजान क्षेत्र में रहने की मनोवैज्ञानिक लागत। जैसे आप कोई नए एरिया में रहते हो ना, तो वहां पर आपको कई सारे डर होते हैं, तो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए अपनी सिक्योरिटी पे जो आप खर्च करते हो वो सारे इसमें कॉस्ट शामिल होते हैं। यदि लाभ लागत से अधिक होता है तो व्यक्ति पलायन करने का निर्णय लेता है, और इस तरह से व्यक्ति की समग्र उपयोगिता बढ़ जाती है। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, दिल्ली में, वो दुबई जाना चाहता है, लेकिन दुबई जाने की कुछ अलग से लागत है, जैसे परिवहन में लागत, वहां रहने की कॉस्ट, वहां पे खाने पीने और जीवन निर्वाह की कॉस्ट, अनजान क्षेत्र में रहने की जो उसकी मनोवैज्ञानिक लागत है, अपने परिवार से दूर, नई जगह में सुरक्षा इत्यादि की जो उसके थ्रेट्स होते हैं, खतरे होते हैं, उन चीजों पर वो अगर खर्च करता है, और अगर मान लीजिए कि दिल्ली में उसे 100 रुपए मिलता है रोज का, दुबई में 200 रुपए मिलता है, तो इन सारी योगदानों को जोड़कर ये देखेगा कि उसका जो कॉस्ट है, वो उसकी जो इनकम है वो अगर 100 से ज्यादा हो रही है तब वो दुबई जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन पर प्रवसन भी अपने आप में पूंजी निर्माण के कारक का एक हिस्सा है। मानव पूंजी निर्माण में सरकारी संस्थाओं की क्या भूमिका है, आइए इसको समझते हैं। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के एक्सपेंडिचर करती है, जैसे केंद्र और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा प्रभाग एवं अन्य संगठन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे कि एनसीईआरटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे कि यूजीसी, और तकनीकी शिक्षा के रखरखाव के लिए एआईसीटीई शिक्षा क्षेत्र को रेगुलेट करते हैं। मतलब इसमें मंत्रालय और एजुकेशन से संबंधित जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कि हमने बात करी कि जो कंटेंट बच्चे पढ़ेंगे उसको रेगुलेट करने के लिए एनसीईआरटी है, यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए यूजीसी, उनको पैसा वगैरह देती है रिसर्च वगैरह कंडक्ट करने के लिए, और एआईसीटीई है टेक्निकल एजुकेशन को मान्यता देने के लिए। तो इस तरह के कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार रिसर्च इत्यादि के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, एंड इसके अलावा और भी कई लेबोरेटरीज में भारत सरकार पैसा लगाती है। अतिरिक्त इसके और क्या चीजें हैं, जैसे सरकारी अस्पताल जहां पे आप फ्री में इलाज पा सकते हो, सरकार ने अभी कोविड का टीकाकरण फ्री में किया पूरे देश में। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा जनता के लिए प्रदान किए जाते हैं। भारत में स्त्री शिक्षा की प्रोत्साहन की आवश्यकता पर काफी जोर दिया जाता है। समझते हैं इसको, एक जस्ट सेकेंड बस। भारत में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता की बात करी जाती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन होता है, उनके पास पैसा आता है, तो वो अपने मनी आता है, तो वो अपने डिसीजन स्वयं लेने के लिए काफी लिबर्टी आ जाती है। तो इस तरीके से माना जाता है कि शिक्षा से स्त्रियों में आर्थिक स्वतंत्रता आती है, उनका सामाजिक औचित्य सुधरता है, यह प्रजनन दर को कम करता है, बिकॉज काफी टाइम तक तो स्कूलिंग में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आजकल 20-25 साल तो बहुत ही नॉर्मल हो गया, 20 से 25 साल तक नॉर्मल है, जहाँ पे विमेन एजुकेशन का पार्ट होते हैं। इसके बाद वो कुछ समय जॉब करते हैं, तो शादी होते होते उनकी उम्र 30 से 35 साल के आ जाते हैं। तो इसके बाद उनकी प्रेगनेंसी बियर करने की एज कम
थोड़ी रह जाती है। नॉर्मली माना जाता है कि 40-42 साल तक वुमेन प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर जो जन्म दर है वो कम हो जाता है। इससे स्त्रियों एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। यस, एजुकेटेड वुमेन अपने बच्चों को और अपना ख्याल ज्यादा अच्छे से रख पाते हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण में कुछ समस्याएं हैं। अब उस समस्याओं के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। हाँ, शिक्षा का अभाव। अब जैसे आपको पता है कि अभी भी खासतौर से अगर महिलाओं की बात करी जाए तो पुरुषों की तुलना में उनमें साक्षरता काफी कम है। हालांकि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी युवाओं तक साक्षरता दर कितनी है? 79.7% है। इसे आप डेटा मजबूत कर लेना अपना। जबकि कोई संदेह नहीं कि 100% तक एजुकेशन होना चाहिए सीधे सीधे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केरल एकमात्र राज्य है। ये सब फैक्ट्स आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण। लैंगिक असमानता भी अपने आप में एक बड़ा कारण है। जैसे हमने बात करी कि पुरुषों में साक्षरता दर महिलाओं की तुलना में बेहतर है, महिलाओं में लिटरेसी काफी कम है। तो स्वास्थ्य स्थिति में, ये तो शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य स्थिति में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अक्सर देखा गया है और इसका कारण काफी हद तक कल्चरल भी है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। महिला शिक्षा उसके आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जरूरी है। इससे प्रजनन दर कम होगी और महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। ठीक है। उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी है, अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसा है? पिरामिड शेप में। मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन में तो ये 95% से ज्यादा का एनरोलमेंट है, लेकिन कक्षा 8 आते आते ये संख्या 75% से भी कम हो जाती है और इंटरमीडिएट आते आते यहाँ पे और ऊपर आ जाइए, ये संख्या 30% से भी कम हो जाती है। भारत में केवल 14% लोग ग्रेजुएट हैं, ये जान लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो करीब 6% के आसपास नंबर आएगा। ठीक है। तो हायर एजुकेशन में कमी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा स्किल्ड लोगों की बहुत बड़ी कमी है। भारत में 90% रोजगार अभी भी अनस्किल्ड हाथों में है, गैर कौशल योग्य लोगों के पास है। यानी कि अगर उनको कौशल दिया जाए तो वो और एफिशिएंटली काम करेंगे और भारत के विकास में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। निर्धनता एवं बेरोजगारी भी एक बड़ी चुनौती है। भारत में बेरोजगारी एवं निर्धनता की मुख्य समस्याएं हैं, जिसके कारण ये निर्धनता और बेरोजगारी का एक बड़ा कारण भारत में ये ना, भारत में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा है। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, इनको भी ध्यान देना है साथ में। इनके कारण लोगों के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है, जिससे वो बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गरीबी के कारण पैसे नहीं है, कहाँ पे एडमिशन कराएं, कैसे इलाज कराएं। ठीक है। जिसके कारण आगे ये मानव पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं और इनके जो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुअर हैं, अब उनके बच्चे कहाँ पढ़ें, समस्या ये है। तो ऐसी कंडीशन पे एक नई पीढ़ी तैयार तो होती है, लेकिन वो भी एक एफिशिएंट जनरेशन नहीं होते हैं। श्रम की कार्यकुशलता एवं प्रशिक्षण का अभाव। अक्सर गवर्नमेंट प्रशिक्षण देने में, ट्रेनिंग देने में कई तरह के इंस्टीट्यूट बनाती है, जैसे ITI है ना, डिप्लोमा सेंटर, पॉलिटेक्निक, आप जानते हो, मल्टीपल स्किल वहां पे मिलती है। इस तरह से कई तरह के टेक्निकल कोर्स चलते हैं इस तरह के, बट वो दे आर टू लेस भारत की आबादी के सामने। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनकी पूरी की पूरी सेविंग या सेविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है इसमें, उनको स्वास्थ्य देने में। ऐसी कंडीशन में वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते तो फिर दिक्कत वही है कि एक पीढ़ी तो तैयार होगी, लेकिन वो पीढ़ी कैसी होगी? उस पीढ़ी में वही की वही दिक्कत होगी कि वो एक अनस्किल्ड या अनएडुकेटेड जनरेशन तैयार हो गई। अब कोविड-19 आया, उसने मानव पूंजी को किस तरह से प्रभावित किया था ये समझ लेते हैं। सीधी सी बात है, कोविड-19 आने के बाद बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। माना जाता है करीब 1 अरब से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। सीखने के निम्न स्तर, अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ आपको मिलेंगे। सीखने के निम्न स्तर, स्कूल बंद होने, स्कूल छोड़ने के जोखिम के कारण वैश्विक स्तर पर, मतलब पूरे विश्व पर, छात्रों के इस समूह को जीवन भर के लिए 10 ट्रिलियन कमाई का नुकसान हो सकता है। ये एस्टिमेशन है सिर्फ इन 2 सालों।
है ना, ध्यान दिया आपने। निम्न और मध्यम आय वाले देश नियमित टीकाकरण और बाल स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं से महत्वपूर्ण व्यवधानों की रिपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, कि उनके पास टीकाकरण और बाल स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, जिसके फलस्वरूप वो अपने बच्चों को और अपने युवाओं को टीकाकरण नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य लंबे समय तक प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि लोग ज्यादा बीमार रहने लगे। महामारी, लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था के खतरों को बढ़ा गई है। ये जो महामारी है लिंग आधारित, देखो महामारी का ज्यादा नुकसान औरतों को हुआ, महिलाओं को हुआ, लड़कियों को हुआ, बिकॉज उन्होंने घरों में ज्यादा वायलेंस देखे। बहुत सारी बच्चियों को बाल विवाह में धक्का देके जल्दी विवाह करके उनके माता पिता फ्री होना चाहते थे। ठीक है, और फिर ऐसी कंडीशन में किशोर गर्भावस्था के खतरे इत्यादि बढ़ गए। ये कोविड का परिणाम हुआ। तो कोविड ने नकारात्मक प्रभाव दिया, सीधी बात ये है, नकारात्मक। ठीक है, तत्काल और बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बिना, जैसे लोगों की अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने वाले विश्लेषण में उल्लिखित, आज महामारी के कारण स्वास्थ्य, ज्ञान, कौशल और अवसरों का क्षरण भविष्य के, ये इस शब्द पे ध्यान दो, अवसरों का क्षरण भविष्य में सभी देशों के लिए आर्थिक सुधार और समृद्धि को इसने कमजोर किया है। कोविड-19 के ये परिणाम थे, डेंजरस इफेक्ट। सरकार द्वारा कुछ उठाए गए कदम, स्वास्थ्य, कौशल और शिक्षा और रोजगार, इन सब में देखेंगे प्रीलिम के लिए महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स को आपको तैयार करना है किससे? विकासपीडिया से। अगर आप इसको नहीं तैयार करेंगे कोई बात नहीं, हम लोग इकोनॉमी जब जनवरी में होंगे उस समय ये स्कीम्स करेंगे, क्योंकि उसी के बाद फरवरी में, जनवरी में ही इकोनॉमिक सर्वे, फरवरी में बजट, ये सब चीजें जब आ जाएंगी तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की सारी स्कीम्स वगैरह हम लोग विकासपीडिया से इसी चैनल पे करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, का उद्देश्य स्वास्थ्य के रूप देखभाल को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी देखभाल प्रणालियों में हस्तक्षेप करता है। मतलब क्या? आयुष्मान के माध्यम से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर में भारत सरकार आपको निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराती है। कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने कई तरह की स्कीम चलाई हैं, जिनमें कुशल जनशक्ति की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल भारत मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, शिक्षा के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। हमेशा गवर्नमेंट कुछ तो कुछ लॉन्च करती है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत 3 पहले से चल रही योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। जो कौन कौन सी योजनाएं हैं? सर्व शिक्षा अभियान 1, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2, और तीसरा है शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर्स एजुकेशन। इन तीनों को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, रोजगार के लिए ग्रामीण घरेलू मांग को बढ़ावा देने और गरीबों के लिए आजीविका के अवसर में सुधार करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं। उनमें मनरेगा एक बहुत महत्वपूर्ण, आप सभी को पता होगा। हम लोग ये स्कीम्स करेंगे, नो प्रॉब्लम। हमने एक क्वेश्चन पीछे दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि मानव पूंजी के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो आपने ये देख लिया था कि मानव पूंजी को बैलेंस शीट में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये गलत है। इसके अलावा मानव पूंजी का मानव पूंजी मानव विकास से अधिक व्यापक नहीं है। नो, मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही बसते हैं? मानव पूंजी एक अमूर्त है, हाँ, मानव पूंजी को आप टच नहीं कर सकते। मानव पूंजी में मूल्य ह्रास होता है, ये हमने दोनों बातें समझ ली। तीसरी, व्यक्तिगत लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में ह्यूमन कैपिटल का एग्जाम्पल है। अगर कोई बालक स्वभाव से फ्लेक्सिबल हो जाता है तो वो ह्यूमन कैपिटल माना जाता है। तो इस तरह से कितने कथन सही हैं? केवल 3 कथन सही हैं, 2 कथन गलत हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड हाँ, हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूँ। इसमें 2-3 मेन एलिमेंट हैं, जैसे कि डेली 2 आंसर लिखने के लिए आपको दिए जाएंगे यूपीएससी लेवल के। इसमें हाँ, और A to Z आपका यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। डेली आंसर राइटिंग, 20 क्वेश्चंस डेली, जिसमें कि करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, बेसिक के जो टॉपिक चल रहा होगा A to Z सिलेबस में, इस सिलेबस वाइज होगा। इसका डिटेल मैप हम लोग जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा।
ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस का, और उस ऐप में ये मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा चलेगा। इसके अलावा आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए कि कब कौन सा लेक्चर आने वाला है, उसका पीडीएफ पाने के लिए। और हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के एडवांटेज होते हैं कि आपको सभी लेक्चर ऑन टाइम पता चलते हैं। एंड योर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, आपका सपोर्ट चाहिए हमें। आप हमारे लेक्चर को शेयर कीजिए एंड कमेंट करके हमें बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद द कॉन्सेप्चुअल आईएएस। हैव अ नाइस टाइम।